So in this video we are going to cover Vision IS की मंथली मैगजीन जून मंथ की मैगजीन में क्या है कि हार्डली 1/3 पोर्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी वजह से हम लोग मैगजीन को काफ़ी फिल्टर आउट करके पढ़ेंगे, ठीक, ताकि बाद में उसका मल्टीपल रिवीजन हो पाए। ठीक, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस, देन इंटरनेशनल रिलेशन एंड सो ऑन। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में सबसे पहला टॉपिक है 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। 1975 में नेशनल इमरजेंसी जो इम्पोज हुई थी उसको 50 साल हो गए हैं, इस वजह से ये न्यूज़ में था। नेशनल इमरजेंसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड 3 टाइम्स। कब कब हुई है? 62 में इंडोसाइन वॉर, देन 71 पाकिस्तान वॉर जिससे बांग्लादेश बना था, देन 1975 दैट इज़ ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, और क्या याद रखना पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अंडर आर्टिकल 360 के आता है, वो एक बार भी अभी तक इम्पोज नहीं हुई है। ठीक, और नेशनल इमरजेंसी वर्ड ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। वाई इमरजेंसी इन 1975 वाज इम्पोज्ड? ठीक है, ड्यू टू सोशल अनरेस्ट, लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, स्ट्राइक चल रहे थे, जेपी मूवमेंट लेड बाय जयप्रकाश नारायण। इकोनॉमिक क्राइसिस था पोस्ट 1971 वॉर के बाद। देन पॉलिटिकल फैक्टर में क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इनवैलिडेट कर दिया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन को एंड एक्यूज करा था इनको कि शी हैड बीन इन्वॉल्व इन इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। ठीक है, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या हुए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी? तो इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे वो बेसिकली प्रिंसिपल पे चल रहे थे, दैट इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है कि अगर जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट का ये एक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक, तो ये जो पावर है जुडिशरी का, जुडिशियल रिव्यू का, ये 30th अमेंडमेंट 1975 से ये पावर कर्टेल कर दी गई थी जुडिशरी की। देन 39th अमेंडमेंट 1975, जैसे कि इलेक्शन जो डिस्प्यूट्स हैं रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर, वो इलेक्शन डिस्प्यूट एक ऐसी अथॉरिटी डिसाइड करेगी दैट इज डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। तो यहाँ पे भी समवेयर जो है जुडिशरी की स्कोप को मिनिमाइज कर दिया जा रहा था। देन 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वास्ट और लार्ज स्केल पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए थे। ठीक, ठीक है। पोस्ट इमरजेंसी रिफॉर्म क्या क्या हुआ था फिर? शाह कमीशन एस्टेब्लिश करा गया था 77 में टू प्रोब अब्यूसेस लाइक स्टरलाइजेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फोर्सिबली रिटायर्ड जो हुए थे, इन सब चीज़ को देखने के लिए शाह कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, ओके। फिर आर्टिकल 352 के अंदर क्या चेंजेस करा गया था? जैसे कि आर्टिकल 352 के अंदर 3 ग्राउंड्स दिए गए थे, जैसे कि एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को वर्ड को निकाल के उसकी जगह पे आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। और ये कब करा गया? 44th अमेंडमेंट 1978 में। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक काफ़ी वाइड हो जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी तरीके से हो सकता है, तो इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, ओके। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो इन रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, ये भी प्रोविजन आ गया। देन द पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द इमरजेंसी विद इन ए मंथ बाई स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, आर्टिकल 356 इसमें प्रेसिडेंट रूल की बात आती है, एंड आर्टिकल 360 दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। इन दोनों इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए चाहिए सिंपल मेजोरिटी, बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, ओके। फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या है कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 दैट विल रिमेन इन्फोर्सबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, ठीक है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से इसको चेंज करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। देन टर्म ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या हुआ था कि लोकसभा का टर्म जो है 5 years to 6 year कर दिया गया था, बट आफ्टर emergency it again restored back to 5 years. जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू रेस्टोर कर दी गई थी। ठीक है, ओके। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, 3 ग्राउंड्स दिए, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ये बाद में ऐड हुआ था थ्रू 44th। और जो एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो इन रिटर्न होनी चाहिए। देन अप्रूवल, पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए विद इन अ मंथ
लोकसभा एंड राज्यसभा से बोथ, तब जाके इमरजेंसी इम्पोज होगी। ठीक, इन केस अगर जो लोकसभा डिसॉल्व हो रही है या फिर डिसॉल्व होने वाली है, तो जो न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी उससे अप्रूवल चाहिए विद इन 30 days। ओके, स्पेशल मेजोरिटी दैट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट the duration of national emergency can be indefinite period by a repromulgation, that is every 6 month पे there is required of parliamentary approval for the continuation of national emergency। ठीक, effect of proclamation of national emergency, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज आर्टिकल 250 पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ठीक, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, और ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मे बी एक्सटेंडेड बाई लॉ फॉर 1 year एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, एक बार में एक ही साल ही एक्सटेंड करा जा सकता है, बट अगर जो इमरजेंसी खत्म हो गई है तो बियॉन्ड 6 year नहीं कंटिन्यू होना चाहिए लोकसभा का टर्म। एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 358, राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। कब, जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होगी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, देन अंडर आर्टिकल 359 क्या दिया है कि फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। ठीक, तो 20 एंड 21 को छोड़ के बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनालिटी राइट। दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली प्रोटेक्टेड द पर्सनालिटी राइट ऑफ सदगुरु जग्गी वासुदेव फ्रॉम बीइंग मिसयूज्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इसके मिसयूज भी सामने आ रहे हैं। तो पर्सनालिटी राइट क्या होता है इसको देखते हैं ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्सनालिटी राइट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल अनऑथराइज्ड यूज ऑफ देयर पर्सनल एट्रीब्यूट्स। पर्सनल एट्रीब्यूट जैसे कि नेम, इमेज, वॉइस, लाइकनेस। ठीक है, नो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्सनालिटी राइट कहीं भी एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड नहीं है किसी भी स्टेचुएट में, नॉट एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड इन एनी स्टेचुएट इन इंडिया। ठीक है, बाकी ग्रोइंग मिसयूज जो हो रहा है एआई टूल्स का, जैसे कि वॉइस क्लोनिंग, जनरेटिंग डीप फेक्स। ठीक, तो इससे रेपुटेशन एंड प्रिवेसी दोनों का वायलेशन हो रहा है, दैट कम अंडर पर्सनालिटी राइट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जैसे कि एआई यूज़ के एडवर्टाइज करवा दे रहे हैं किसी भी पब्लिक फिगर से। ठीक है, तो ये सब वायलेशन है पर्सनालिटी राइट का। कंपोनेंट क्या है पर्सनालिटी राइट के, जैसे राइट टू पब्लिसिटी, अगर जो ऑथराइज्ड पब्लिसिटी अलाउड है, अगर जो परमिशन से करा जा रहा तो अलाउड है, बट अगर जो विदाउट परमिशन किसी भी पब्लिक फिगर का इमेज या फिर वॉइस यूज़ कर रहे हैं कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए तो वो इलीगल है, फिर वहाँ पे पर्सनालिटी राइट का वायलेशन है। जैसे कि राइट टू प्रिवेसी, एक फेमस जजमेंट हुआ था पुत्तस्वामी केस 2017 का, जिसमें ये कहा गया कि राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21 के आता है। ठीक, क्योंकि 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो कि मोस्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट क्या है, नार्को टेस्ट एक इंटेरोगेशन मेथड है जिसमें सस्पेक्ट जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है साइको एक्टिव ड्रग। ठीक है, साइको एक्टिव ड्रग उसका नाम क्या है, सोडियम पेंटाथॉल। अब ये ड्रग लेने के बाद जो सस्पेक्ट है उसकी रीजनिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो ये एक इंटेरोगेशन मेथड है, दो टाइप से होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी जो है स्ट्रिक्टली इलीगल है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि ये वायलेशन करता है अंडर आर्टिकल 21 का राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3 दैट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। एंड इनवॉलंटरी टेस्ट से जो भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है दैट इज नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट। वॉलंटरी टेस्ट अगर जो हुआ है तो फिर रिपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली एज एन एविडेंस। ठीक है, जैसे एक मर्डरर है, उसको नार्को टेस्ट में रखा गया और उससे पूछा गया कि मर्डर कौन करा, तो अगर जो वो बोल रहा है कि हाँ मैंने करा, तो उस बेसिस पे आप कोर्ट में रिपोर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली कि उसने बोल दिया कि हाँ उसने करा, रादर उससे ये पूछ सकते हैं कि मर्डर वेपन कहाँ रखा। तो ये जो नया इन्फॉर्मेशन मिला है इस इन्फॉर्मेशन से फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो सकती है। ठीक,
और ये जो मर्डर वेपन अगर जो मिल रहा है तो दैट कैन बी एडमिटेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ओके। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनॉग्रेटेड द न्यू यूनिफाइड हेडक्वार्टर ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज एन एनपीओ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट दैट इज 1860। ठीक। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन एम क्या है? टू प्रमोट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रमोट करना किसमें? हेल्थ, इंफ्रा, एजुकेशन। ठीक। और भी चीज़ें। ये किसके अंदर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नोडल मिनिस्ट्री क्या, नोडल एजेंसी क्या है? दैट इज DPIIT। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है। बस ये याद रखना कि चेयरमैन ऑफ QCI इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज ECNET। The Election Commission of India used the new ECNET digital platform during recent by-election in 5 assembly constituencies across Kerala, Gujarat, Punjab and West Bengal. तो ECNET is a new one-stop platform for timely voter turnout reporting. ठीक है। ठीक है। फॉर्म 17C रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक में इंफॉर्मेशन दी जाती है कितने वोट्स हुई, और सेकंड पार्ट में कैंडिडेट्स कितने वोट पाए। ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन होता है फॉर्म 17C में। और इसे की फीचर क्या है कि रियल टाइम वोटर टर्नआउट अपडेट मिलते हैं इसी नेट यूज़ करने से। ठीक है। तो ये काफ़ी डाटा एक्यूरेसी इंश्योर्ड होती है। दैट्स इट। आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर लॉन्च आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। कर्मयोगी प्रोग्राम क्या था? इससे पहले हम लोग देखे थे कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो आदि कर्मयोगी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। हालांकि एग्ज़ाम में अगर जो मिनिस्ट्री कहीं दे रही है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि गलत दी होगी। ठीक है। तो जब तक आप 100% श्योर ना हो कि यही मिनिस्ट्री है तब तक उसे सही नहीं मानना। ठीक है। बिल्डिंग ए कैडर ऑफ हाईली मोटिवेटेड ऑफिसर दैट मेकर्स डिसाइडेड टू ग्रास रूट ट्रांसफॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल रिलेशन। इंडिया एंड SCO, संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूज़ में क्या था? क्योंकि इंडिया हैज़ रेफ्यूज टू साइन ए जॉइंट डिक्लेरेशन एट SCO डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन चाइना। ठीक है। सबसे पहले SCO को देखते हैं क्योंकि ये स्टैटिक टॉपिक है। इसके बारे में ये इमर्ज हुआ था ऐसे संघाई 5, क्योंकि 5 मेंबर्स थे 1996 में। बट जब इसमें मेंबर इंक्रीज हुए तो 2001 में फॉर्मली ये SCO बन गया ऑफिशियली। उस समय मेंबर कौन कौन थे? रशिया, चाइना एंड 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। टोटल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो उसमें से 4 तो मेंबर कौन नहीं है, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये मेंबर्स हैं। बस तुर्कमेनिस्तान जो है इसमें मेंबर नहीं है अभी भी। ठीक। उसके बाद इसमें मेंबर ऐड ऑन होते गए, जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए, देन ईरान इन 2023, देन बेलारूस 10th मेंबर 2024 में। ठीक। दो सेक्रेटरीट स्टैंडिंग बॉडीज़ हैं, जैसे कि सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? बीजिंग चाइना में, एंड रैट्स इन ताशकंद उज्बेकिस्तान। रैट्स क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर टू काउंटर टेररिज्म। ठीक है। फिर देखते हैं। ओके। इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेटस था इन 2005 एंड एलिवेटेड टू फुल मेंबरशिप इन 2017, और पाकिस्तान को भी उसी टाइम पे फुल मेंबरशिप मिला था। वाई इंडिया डिड रेफ्यूज टू साइन जॉइंट डिक्लेरेशन? क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है फॉर टेररिज्म, क्योंकि जो रिसेंट डिस्कशन हुआ उसमें कहीं भी पालगाम अटैक को उसमें जो है क्रिटिसाइज नहीं करा गया, तो इस वजह से डबल स्टैंडर्ड है टेररिज्म का। फिर नॉन नेगोशिएबल कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि पीस एंड टेररिज्म कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक। तो वहाँ पे भी पालगाम का कहीं जिक्र नहीं हुआ। ठीक है। फिर इंडियाज स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी विद इन SCO फ्रेमवर्क। क्या है कि इंगेजिंग सेंट्रल एशियन कंट्री। SCO क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए? ताकि वो सेंट्रल एशियन कंट्री को इंगेज कर सके।
कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, क्योंकि इकोनॉमिक एंड एनर्जी कॉपरेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है एससीओ, क्योंकि 2022 का रिपोर्ट है कजाकिस्तान प्रोड्यूस द लार्जेस्ट शेयर ऑफ यूरेनियम फ्रॉम माइंस, दैट इज 43% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई यूरेनियम। ठीक, तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रमोटिंग रीजनल कनेक्टिविटी, दैट इज INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देन इंगेजिंग पाकिस्तान एंड चाइना, डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू इंगेज कर सकते हैं, तो इसलिए एससीओ इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। फिर व्हाट आर इंडियाज कंसर्न रिगार्डिंग एससीओ? चाइना's multilateral power play. China aims to transform the group into a China-led multilateral forum for regional economic and strategic interest, जैसे कि BRI को एक्सपेंड कर रहा है इस चैनल से। फिर एक्सपेंशन डिलेमा, बेलारूस joined SCO in 2024. This raises concern in global profile but dilute the रीजनल फोकस डाइल्यूट हो जा रहा है, ग्लोबल लेवल पे जा रहा है। ठीक, एससीओ की इफेक्टिवनेस कम हो रही है, केवल डिस्कशन ही हो रहे हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट कोई बोल्ड एक्शन नहीं लिया जा रहा। एंड परसीव्ड एंटी वेस्टर्न ग्रुप, एससीओ को ऐसे एंटी वेस्टर्न ग्रुप परसीव किया जा रहा है, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। फिर एससीओ के अंदर आता है रेट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, तो याद रखना कि ये एससीओ के अंदर आता है। ठीक, अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप was created by SCO in 2005 to maintain regional cooperation with काबुल, क्योंकि 2021 में जब नाटो अलायंस वहाँ से विड्रॉ करी अफगानिस्तान से, तो वहाँ पे वैक्यूम हुआ, सिक्योरिटी वैक्यूम, तो उसको फिलफिल करने के लिए अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया गया था। ठीक, टू मेंटेन रीजनल कोऑपरेशन विद काबुल, दैट्स इट। चाइना लेड ट्राइलेटरल नेक्सस, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश recently held their first ever trilateral meeting on sideline of 6 China South Asia Cooperation Forum। तो चाइना अपना इंगेजमेंट बढ़ा रहा है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश भी इंक्लाइंड हो रहा है टुवर्ड्स चाइना। ठीक, तो ये कंसर्न की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि BRI प्रोजेक्ट जो है चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है BRI। इसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि म्यांमार, बांग्लादेश, इवन नेपाल, सब BRI ज्वाइन कर चुके हैं, केवल भूटान नहीं ज्वाइन किया है। रेस्ट ऑल अदर नेबर्स जो है BRI ज्वाइन कर चुके हैं। स्टार्ट कब हुआ था BRI प्रोजेक्ट? दैट इज़ इन 2013, और ये कंटिन्यू है, एक्सपेंड हो रहा है। जैसे कि ये देखिए, चाइना इंटेंड्स टू क्रिएट एन आर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस स्पेनिंग फ्रॉम अफगानिस्तान टू बे ऑफ बंगाल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना CPEC जो है ये जिनजियांग प्रोविंस कासगर से और ये ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करेगा पाकिस्तान में, ताकि चाइना को एक्सेस मिल जाए अरेबियन सी में। ठीक है, और इसमें जो है ये इंक्लूड कर रहे हैं अफगानिस्तान को भी। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि CPEC ऑलरेडी सॉवरेनिटी वायलेट कर रहा है इंडिया का, क्योंकि ये POK एरिया से पास होता है इंडिया की। ठीक, ओके, तो चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में। ठीक है, फैक्टर फैसिलिटेटिंग दिस ट्राइलेटरल एंगेजमेंट, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी, सबको पता है डेप्ट पॉलिसी चल रही चाइना की। ठीक है, ओके। इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया फ्रॉम राइजिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, जियो स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट। China has already established a presence at strategic port under string of pearls। स्ट्रिंग ऑफ पल्स से चाइना इंडिया को इनसर्कल करना चाह रहा, जैसे कि हम्बनतोता पोर्ट, ये श्रीलंका का, ये 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है चाइना। तो ये चाइना का प्रेजेंस इंडियन ओशियन में और इंडियन नेबरिंग कंट्रीज़ में बढ़ रही है थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पल्स। जैसे कि यहाँ देखिए, पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन China for majority of its defense import। Then Maldives, China Maldives friendship bridge। नेपाल में ट्रांस हिमालयन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ। श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट एंड लीज इट फॉर 99 ईयर्स। देन बांग्लादेश, चाइना इज द बांग्लादेश बिगेस्ट डिफेंस सप्लायर। ठीक, ओके। तो चाइना का इतना प्रेजेंस हो रहा, तो इससे क्या हो रहा, जैसे कि एक इनिशिएटिव है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड
इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैट इज बिम्स्टेक। तो ये इंडिया लेड ग्रुप है। तो ये सब अंडरमाइन हो रही हैं, इनकी एफिशिएंसी गिर रही है, क्योंकि अब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं चाइना के साथ। बिम्स्टेक में ये याद रखिए कि कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल 7 मेंबर्स हैं। ठीक। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। 5 कंट्रीज हो गए। देन नेपाल एंड भूटान, नेपाल एंड भूटान, तो टोटल 7 मेंबर्स हो गए। ठीक है। और जैसे कि इंडिया की जो कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है, प्रमोशन ऑफ BRI प्रोजेक्ट में इम्पैक्ट इंडिया लेड अल्टरनेटिव सच एस BBIN, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये जो इंडिया का इनिशिएटिव है, ये कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट जो है ये डिग्रेड होगी थ्रू BRI प्रोजेक्ट, क्योंकि अब नेबरिंग कंट्रीज जो है चाइना के इन्फ्लुएंस में बढ़ रहे हैं। और अदर इनिशिएटिव जैसे कि IMEC कॉरिडोर है, IMEC कॉरिडोर जो कि इंडिया को मिडल ईस्ट एंड यूरोप को कनेक्ट करेगा। ठीक है। स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट बाई इंडिया, एक बैलेंस चाइनीज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, दैट इज क्वाड। इंडिया क्वाड ज्वाइन करा, उसमें कौन कौन से मेंबर हैं? US, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, टू काउंटर द चाइनीज इन्फ्लुएंस। ठीक। डेवलपमेंट फंड प्रोवाइड करे थ्रू बिम्स्टेक, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रीजनल फ्रेमवर्क कंडक्ट करे। इंडिया शुड एक्टिवली वर्क टू गेट बेटर आउटकम फ्रॉम इट्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी थी, देन 2014 से एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू कनेक्ट विथ एशियन कंट्रीज। ठीक है। तो ये है। बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वाड ग्रुप देखना है, बिम्स्टिक देखना है, कौन कौन मेंबर हैं, एंड ठीक है CPEC क्या है, ये सब देखना है। ठीक है। ओके। इसराइल US ईरान कॉन्फ्लिक्ट। रिसेंटली इसराइल डिफेंस फोर्स लॉन्च ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन रिलेटेड टू विच कंट्री, तो आपको याद होना चाहिए कि दैट इज रिलेटेड टू इसराइल। ए मेजर स्ट्राइक अगेंस्ट ईरानियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। फिर क्या हुआ कि रिटेलिएशन बाय ईरान, इट लॉन्च्ड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक। तो ये ईरान का है रिटेलिएशन में। देन बराक मेगन एंड लाइटिंग शील्ड, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम है, ये है इसराइल का। ठीक। देन पार्टिसिपेशन ऑफ US, इट लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक। ये USA का ऑपरेशन है मिडनाइट हैमर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। फिर उसके बाद ये 3 ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहाँ पे USA स्ट्राइक करा है, दैट इज नतांज प्राइमरी यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी, देन स्फान, देन फर्दो। तो याद रखना है कि ये ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। फिर US यूज्ड GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, ये US का है। ठीक। कन्वेंशनल बॉम्ब। ठीक है। बराक मेगन लाइटनिंग शील्ड रिलेटेड टू इसराइल, और ये क्या है, ये डिफेंस सिस्टम है इसराइल का। और क्या क्या है, जैसे कि आयरन डोम फेमस है, डेविड स्लिंग एरो प्लस फ्यूचर लेज़र आयरन बीम, ये सब इसराइल का डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। इम्प्लीकेशन ऑफ ईरान इसराइल US कॉन्फ्लिक्ट, राइजिंग इम्प्लीकेशन, जैसे कि न्यूक्लियर टेंशन बढ़ रहा, और इसमें से ईरान जो है विड्रॉ कर रहा है NPT से, प्लानिंग कर रहा है कि विड्रॉ करें NPT से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक। सिग्नलिंग ए पॉसिबल शिफ्ट टुवर्ड ओपन परस्यूट फॉर न्यूक्लियर वेपन, तो ओपन परस्यूट चालू हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन की होड़ लग जाएगी। ठीक है। और ईरान जो है अप्रूव करा है कि क्लोजर ऑफ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ये है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, अगर जो ये क्लोज हो जाएगा तो अरेबियन पर्शियन सी से टोटल 35% ऑयल वहाँ से आता है, एक्सपोर्ट होता है, देन 30% ऑफ LNG पासिस थ्रू दैट स्ट्रेट, तो इसके प्राइसेस काफ़ी राइज हो जाएंगे। ठीक। डिसरप्शन ऑफ अंडर सी केबल्स, जो अंडर सी केबल्स होते हैं उनका भी डिसरप्शन हो जाएगा, जैसे कि 2024 में 3 मेजर केबल्स वेयर डिसरप्टेड इन रेड सी ड्यूरिंग दीज रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। इंडिया के लिए क्या क्या बात, इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया,
जैसे डिक्लाइन इन बायलेटरल ट्रेड, जब वॉर में जाती है कोई कंट्री तो उसका ट्रेड खत्म हो जाता है। जैसे देखिए 14 बिलियन से 1.4 बिलियन हो गया ईरान का, क्योंकि काटसा भी लगा था इस पे, यूएस सैंक्शन। इसराइल का 11 बिलियन से 3.75 बिलियन। जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जैसे कि इंडिया इन्वेस्ट करा है चाबार पोर्ट में, आईएनएसटीसी में, आईएनएसटीसी कॉरिडोर जो है, तो ये सब जो है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैम्पर होगा इससे। ईरान मिसाइल अटैक ऑन इसराइल हाइफा पोर्ट, हाइफा पोर्ट जो है आईमेक आईमेक कॉरिडोर का, आईमेक कॉरिडोर हाइफा पोर्ट से ही जाएगी, तो अगर जो उस पर अटैक कर रहा है ईरान, तो ये भी कंसर्निंग है आईमेक कॉरिडोर के लिए। फिर इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ऑपरेशन सिंधु क्या है? ये एक इवैक्यूएशन प्लान है, इवैक्यूएशन ऑपरेशन था इंडिया का, ताकि कॉन्फ्लिक्ट जोन से, ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट जोन से, वहाँ से इंडियंस को इवैक्यूएट करवा सके। दैट इज इट, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप ऑफ सेवन। इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड एज एन आउटरीच कंट्री इन 51st G7 समिट 2025 दैट इज हेल्ड इन कनस्किस, कनाडा, कनस्किस। ठीक। तो अभी इस वजह से न्यूज़ में था, तो यहाँ से कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि जहाँ से लगता है रेलेवेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले G7 के बारे में देखते हैं स्टैटिक में, कि 1975 में इसको बनाया गया था इन रेस्पॉन्स टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। ठीक। इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, इसी वजह से G7 है ये। तो इसमें याद करने का ट्रिक क्या है कि यूके ने जर्मनी का, वर्ल्ड वॉर में यूके ने जर्मनी का ज्यूस, बस ई की जगह पे एफ होगा। ठीक। 1 2 जापान, यूएसए, इटली, कनाडा एंड फ्रांस, ई की जगह पे एफ रहेगा। ठीक है। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, रशिया वॉज अ मेंबर फ्रॉम 1998 टू 2014, और इस टाइम पे इसका नाम चेंज होकर G8 कर दिया गया था। फिर जब रशिया एनेक्स करा 2014 में क्रीमिया पेनिसुला, यूक्रेन का, तो रशिया को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया इस ग्रुप से, और ये ग्रुप G7 हो गया। ठीक। ओके। बाकी कनस्किस फाइल्ड फायर चार्टर रिलेटेड टू G7, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना आपको। ठीक है। G7 launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII। ठीक, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये G7 के द्वारा लॉन्च किया था, विच एम्स टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो चाइना का BRI इनिशिएटिव है, उसको काउंटर करने के लिए G7 PGII लॉन्च करी थी। ठीक। उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 बाई G7 टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। और इसी वजह से ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, दो लिस्ट रिलीज करती है। ठीक। टू मॉनिटर द मनी लॉन्ड्रिंग। G7 क्लाइमेट क्लब, कोऑपरेशन टू अचीव नेट जीरो बाई 2050। इंडिया का कब है? 2070 तक नेट जीरो। ठीक। ठीक है। हर्डल्स फॉर G7, यहाँ पे जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जैसे ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है। इसराइल, जैसे इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया, और अफ्रीकन यूनियन, ये सब उसमें है नहीं, तो एक तरह से अंडर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ग्लोबल साउथ का। ठीक है। बाकी कुछ खास नहीं, एक बार रीड कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म, WTO रिफॉर्म्स। तो रिसेंटली इंडिया कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स टू WTO ड्यूरिंग हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन पेरिस। ठीक है। WTO का जेनेसिस क्या था? 1995 में बना था, पोस्ट द माराकेस एग्रीमेंट। माराकेस एक सिटी है मोरक्को में। ठीक। सक्सेसर टू गैट, गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसके बाद जब ये हटा, फिर उसके बाद क्या बना? WTO। उससे पहले क्या था? गैट। फिर 1986 से 1994 उरुग्वे राउंड में नेगोशिएट करा गया, दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ WTO। इंडिया इज ए मेंबर सिंस 1995, जब से बना है तब से इंडिया मेंबर है। सेक्रेटरीट कहाँ पे है? जेनेवा। की एग्रीमेंट देखते हैं WTO के अंदर, जैसे कि क्वेश्चन आया था ट्रिप्स पे,
तो ट्रिप्स जो है डब्ल्यूटीओ के अंदर ही आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करता है, जैसे कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऐसे सर्विसेज के लिए क्या है, गैट्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। ठीक है। अब ये कवर्स ऑल इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सेट्रा। और ये क्या कवर करता है ट्रिप्स, ये कवर करता है आपका कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट्स, सब इसके अंदर आता है ट्रिप्स। और ट्रिप्स के अंदर आता है डब्ल्यूटीओ। ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट क्या है कि फेवर वन फेवर ऑल प्रिंसिपल होता है। जो मेंबर होंगे, अगर जो किसी को फेवर दिया जा रहा है तो वो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। बाकी डब्ल्यूटीओ स्टैटिक का पार्ट है, तो वहाँ से पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा। पीस क्लॉज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है। allowed developing countries to provide subsidy under public stock holding program without being legally challenged in WTO dispute settlement system। ठीक, जैसे कि ये देखिए, कंसर्न ऑफ ओवर फिशिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग, इसमें क्या है, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज 2022 में हुआ था, और ये अभी डेडलॉक में है, क्योंकि अभी ये 2/3 WTO मेंबर का एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं करा, इसलिए अभी ये डेडलॉक सिचुएशन में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, दैट्स इट। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओवर फिशिंग से प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि बॉटम ट्रॉलिंग। ठीक, इससे क्या होता है, जो सी बेड होता है, सी बेड, वहाँ पे काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक, तो इस वजह से ये एक कंसर्न की बात है। और यहाँ पे फिर प्रिंसिपल आता है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ से बस ये याद रखिए, एग्रीमेंट ऑन फिशरीज जो कि 2022 में, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। फिर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या है, इट ऑफर्स नॉन नेगोशिएबल राइट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है डब्ल्यूटीओ के अंदर थ्रू स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। और यहाँ डब्ल्यूटीओ क्या रिलाई करता है कि जो मेंबर है उसके, वो सेल्फ डिक्लेयर करेंगे देयर डेवलपिंग स्टेटस। मेंबर खुद डिक्लेयर करेंगे कि उनका डेवलपिंग स्टेटस क्या है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, फॉर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। इसके लिए तो चाइना अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है इन डब्ल्यूटीओ, और इससे जो है काफ़ी बेनिफिट होता है टैरिफ में, रिलैक्सेशन में, फ्लेक्सिबिलिटी में चाइना को। और यूएसए इसी को अपोज करता है कि चाइना का जो क्लेम है डेवलपिंग कंट्रीज का, वो सही नहीं है। ठीक, ओके। देन क्या है, इमर्जिंग इशूज़ क्या है, यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये ये इम्प्लीमेंट होगा 2026 में। और उसमें ये है कि जो भी यूरोपियन यूनियन में कोई भी इंपोर्ट्स आएगा, तो वो उसका जो सोर्स रीजन है, कहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ, वहाँ कितना कार्बन इमिशन हुआ, वो उससे एडजस्टेड होगा। तो ये एक तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये इनके एक्सपोर्ट्स को हैम्पर करेगा, क्योंकि अगर जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में जाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें वो कॉस्टली हो जाएंगी, कॉस्टली होंगी तो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे वहाँ के मार्केट के हिसाब से। ठीक, तो ये सब भी इशूज़ हैं डब्ल्यूटीओ में। ठीक है। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास। ठीक है, इसको भी 50 साल पूरे हुए हैं, मतलब कि 75 में इस्टेब्लिश हुआ था। जब 75 में इस्टेब्लिश हुआ तो टोटल 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज थे, और ये इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू ट्रीटी ऑफ लेगोस। ये हैं कंट्रीज़। ठीक, सब छोटे छोटे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। इसमें से 3 कंट्रीज़ निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पे जो है मिलिट्री को हो गया था, मिलिट्री को, और वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो अभी फ़िलहाल 12 वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ मेंबर हैं एज ऑफ जून 2025। इंडिया इकोवास रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन है। इंडिया बिकम एन ऑब्जर्वर टू इकोवास इन 2004। और इकोवास जो है ये सपोर्ट करता है इंडियाज बिड फॉर परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। यूएनएससी के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर्स, वहाँ पे इंडिया के बिड को सपोर्ट करता है इकोवास। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, रशिया, चाइना, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। ठीक, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं।
और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये अलग अलग जोग्राफिकल रीजन से इलेक्ट होते हैं फॉर 2 ईयर टर्म। ठीक, तो अभी कौन कौन इलेक्ट हुआ है इनका नाम है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है। यूएनएससी जेनेसिस क्या था? एस्टेब्लिश इन 1945 थ्रू यूएन चार्टर एज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएनएससी ऐसे वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसका काम क्या है? पर्पस टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और इनके पास होता है वीटो पावर। अगर जो कोई भी रेजोल्यूशन यूएनएससी में आ रहा है और इवन अ सिंगल मेंबर पुट वीटो ऑन इट, then it then that resolution remains null and void। ठीक, तो इस वजह से कंट्री का डिमांड है कि इसको एक्सपेंड करा जाए। जो G4 नेशन है वो रिफॉर्म इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि जब ये P5 मेंबर वाला, परमानेंट मेंबर वाला और वीटो पावर वाला चीज़ें आई थी 1945 में, तब वर्ल्ड डायनामिक्स काफ़ी अलग थे। अभी इस टाइम पे वो चेंज हो चुकी है। तो ये G4 नेशन में जो डिमांड कर रहे हैं रिफॉर्म, उसमें वो कौन कौन से हैं? इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान। नीड क्या है? क्योंकि मिस यूज़ ऑफ वीटो पावर हो रहा बाय परमानेंट मेंबर। ठीक, पुअर रीजनल रिप्रेजेंटेशन है, ग्लोबल साउथ का कहीं रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है और करंट ग्लोबल रियलिटी से डिफरेंट है। ठीक है, ओके। क्या प्रोविज़न प्रपोज किया गया है रिफॉर्म के लिए? एक्सपेंडेड मेंबरशिप, जो 11 परमानेंट मेंबर्स होने चाहिए, ये अभी प्रपोज किया गया है। तो जब भी कंफर्म हो जाएगा तो फिर देखेंगे हम लोग, अभी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फिर तालिबान सैंक्शन कमेटी और काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये दोनों कमेटी जो है अंडर यूएनएससी के बनी थी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि तालिबान सैंक्शन कमेटी यूएनएससी के अंडर बनी है और काउंटर टेररिज्म कमेटी ये भी बनी थी कब? जब 9/11 अटैक हुआ था उसके बाद, 2001 में। बस आयरनी की बात यह कि पाकिस्तान हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तालिबान सैंक्शन कमेटी एंड वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2025। काम क्या है इसका, काउंटर टेररिज्म कमेटी का? टू मॉनिटर कंट्रीज एफर्ट टू फाइट टेररिज्म बाय इंश्योरिंग क्रिमिनलाइज टेरर फाइनेंसिंग। ठीक है। इकोसॉक, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू यूएन इकोसॉक, दैट इज यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर टर्म 2026 से 28 तक। इकोसॉक में मेंबर्स जो होते हैं वो 5 जियोग्राफिकल ग्रुप से आते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1945 में। और जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन से, उसमें इकोसॉक भी एक है। तो यूएनएससी एंड इकोसॉक, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से ये दो हैं। ठीक, काम क्या है इसका इकोसॉक का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। ठीक है। यूएस पुल्स फंडिंग फ्रॉम गावी। गावी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, द वैक्सीन अलायंस। तो यूएस हैज़ लॉन्ग बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर गावी। राइजिंग ट्रेंड ऑफ यूएस विड्रॉल फ्रॉम ग्लोबल अलायंसेस। तो यूएस जो है हर जगह से विड्रॉ कर रहा है जितने भी ग्लोबल अलायंसेस हैं अधिकतर, जैसे कि WHO, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, देन यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो यूएस का जो ये ट्रेंड है विड्रॉल का, ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ यूएस विड्रॉल फ्रॉम ग्लोबल अलायंसेस, जैसे कि वीकनिंग द मल्टीलेटरलिज्म। अब यूएस विड्रॉ कर रहा तो उसके साथ इसराइल भी विड्रॉ कर लिया फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल से। अंडरमाइन द क्लाइमेट एक्शन, 2024 का ये रिपोर्ट है कि हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया गया है 2024 एंड यूएस स्टैंड एज अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर बिहाइंड चाइना। ठीक, अब क्लाइमेट पेरिस एग्रीमेंट जो है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यहाँ से यूएस विड्रॉ कर लिया है एंड यूएस जो है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर है। ठीक, तो फिर अंडरमाइन कर रहा है क्लाइमेट एक्शंस को। शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर हेल्थ, अगर जो यूएस एग्जिट कर ले रहा है तो यहाँ पे फंड क्रंच हो सकते हैं।
जो ग्लोबल अलायंसेस हैं, जैसे कि 2024 में यूएस फंडेड अबाउट 15% ऑफ डब्ल्यू टोटल फंडिंग। ठीक, अगर जो यूएस विड्रॉ कर लेगा तो वो फंडिंग रुक जाएगी, तो मल्टीलेटरलिज्म जो है वीक पड़ जाएगा। अदर इशूज़ क्या हैं, जैसे कि लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अगर जो यूएस विड्रॉ कर रहा है जितने भी ग्लोबल फोरम्स हैं, तो वो लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और दैट कैन बी फिल्ड बाय चाइना। ठीक, और इट में रिड्यूस इंडियाज इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सब कंसर्निंग सिचुएशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, तो चाइना फॉर्मली एस्टेब्लिश करा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन को as an alternative to traditional institutions such as International Court of Justice and Permanent Court of Arbitration। ये दोनों जो बॉडी थी, इनको बनाया गया था इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक, तो चाइना ने एक फॉर्मली खुद का एस्टेब्लिश कर दिया है, क्या है वो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, और ओवर 30 कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं एज फाउंडिंग मेंबर सच एज इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड बेलारूस। पर्पस क्या है इसका, टू डेडिकेटेड टू रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन, मीडिएशन के थ्रू। ठीक, ठीक है, तो ये चाइना का फॉर्म, चाइना करा है, तो ये याद रखना होगा कि चाइना का फॉर्मली एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन है। ठीक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया किर्गिस्तान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ठीक, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ये जून में 2019 में साइन करा गया था, जो इफेक्ट में आया 2025 में। इंडिया एंड किर्गिस्तान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या होता है, ऑल्सो also called international investment agreement, they assure foreign investor protection from adverse action। ठीक, तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट मेजर है जो कि प्रमोट करता है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट मेजर, और ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन दिया जा सके। ऐसे सेम ही इसी लाइन पे मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आता है। इसमें भी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स दिए गए हैं, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई जाए और वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर बढ़े, इस वजह से मीगा है। ठीक है, ठीक, ओके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड टू नेविगेशन, आयला, इंडिया इसका मेंबर है, पहली चीज़। ठीक, और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1957 में एस एन एन जी ओ। इन 2024 बिकेम एन इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका टू स्ट्रेंथन ग्लोबल रोल इन मैरीटाइम सेफ्टी। ठीक है, दैट्स इट, मैरीटाइम सेफ्टी प्रमोट कर रहा है। ठीक है, देन जांगेजूर कॉरिडोर, जांगेजूर। ठीक, टर्की अर्ज्ड अर्मीनिया एंड अजरबैजान टेक स्टेप्स टू ओपन जांगेजूर कॉरिडोर। अब ये कहाँ पे है एग्जैक्टली, अर्मीनिया के सिन्यूक प्रोविंस में। सिमिलरली क्वेश्चन आया था नगोर्नो काराबख, जिसको आर्त्सक भी कहते हैं, 2023 में आया था एग्जैक्टली क्वेश्चन कि ये किस रीजन से रिलेटेड है। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पे जांगेजूर कॉरिडोर याद रखना है कि ये अर्मीनिया के सिन्यूक प्रोविंस में है। उसके बाद क्या है, नाकचिवन ऑटोनोमस रीजन, ये वेस्टर्न एक्सक्लेव है अजरबैजान का, जैसे कि ये, और ये तुम्हारा जैंगेजूर कॉरिडोर। ठीक, देन टॉपिक इज ई पासपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रोल्ड आउट ई पासपोर्ट एंड पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। अब ई पासपोर्ट में क्या नया क्या है, क्योंकि इसमें ये कम्बिनेशन है किसका, पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट का, जिसमें RFID चिप होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, जो कि यूज़ होता है आपके फास्टैग में। ठीक है, उसमें आपकी डिटेल्स रहती है, हर एक चीज़ रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा कि इसमें जो है बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन रहेंगे पासपोर्ट होल्डर्स के, तो ये क्या करेगा, ये सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा फॉर्जरी और फेक जो पासपोर्ट्स बनते हैं फ्रॉडलेंट मीन से, तो उसको कर्व करा जा सकेगा थ्रू ई पासपोर्ट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ होम रहेगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक, तो याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रोल आउट करिए ई पासपोर्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमी, इसमें है रूरल इंडिया के बारे में, द न्यू इंजन ऑफ इंडियाज कंज्यूमर मार्केट। तो एक रोबस्ट ग्रोथ सीन हुआ है इन रूरल कंज्यूमर मार्केट में, जिसकी वजह से यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अर्ज द फिनटेक कंपनीज टू वाइडन देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स रूरल इंडिया फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू मार्केट्स। ठीक, ठीक है, ग्रोइंग रूरल मार्केट्स,
रूरल कंज्यूमर डिमांड इज आउटपेसिंग अर्बन डिमांड्स। ठीक, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर का। और मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन रूरल इंडिया बढ़ी है 9.2% से, जो कि अर्बन से भी ज़्यादा है। फिर डिक्लाइनिंग रूरल अर्बन अर्बन कंजम्पशन इनक्वालिटी, जैसे कि पहले अगर जो अर्बन इस रेट से बढ़ता था तो रूरल कंज्यूमर मार्केट इस रेट से बढ़ता था। फिर अभी क्या हुआ कि अर्बन एक पेस से है बट रूरल का कंजम्पशन मार्केट बढ़ गया है। तो जो गैप है, डिक्लाइनिंग रूरल अर्बन कंजम्पशन इनक्वालिटी एंड अर्बन रूरल का जो गैप है इन मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, वो डिक्लाइन हुआ है। ठीक, ऑल तो परसेंटेज याद करना नहीं है बट एक ट्रेंड याद रखना है कि डिक्लाइन हो रहा है मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। फिर रीज़न क्या है कि रूरल कंज्यूमर मार्केट ग्रोथ हो रहा है? सबसे पहले राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, जैसे कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे मनरेगा, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रेमिटेंसेज आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम का ग्रोथ हो रहा है। ठीक। फिर रिड्यूस्ड रूरल पॉवर्टी, rural poverty fell to less than 5% from the first time in 2023-24 from 25% in 2011-12, एसबीआई का रिपोर्ट है। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, पीएम किसान से क्या हुआ कि इंजेक्ट हुआ है लिक्विडिटी रूरल इकोनॉमी में। ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी है रूरल इकोनॉमी में। रूरल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन सीन a remarkable 200% इंक्रीज बिटवीन 15 to 21, जैसे कि भारत नेट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट की थी। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है रूरल पॉपुलेशन में, यूपीआई, पीएम जनधन योजना। 67% ऑफ बैंक अकाउंट ओपन इन रूरल और सेमी अर्बन एरियाज एंड 55% बाई वुमेंस। ठीक, तो एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। ठीक है। What are concern with the current rise in rural consumption? तो एक बार इसको रीड कर लेना एज इट इज। ठीक है, बाकी इसमें कोई प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट नीड टू बी डन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्विक कॉमर्स इन इंडिया। तो क्विक कॉमर्स क्या हुआ कि ये रैपिड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो कि प्रिफरेबली विद इन एन आवर और लेस, जैसे कि जिप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट। स्विगी से इंस्टामार्ट ना, तो ये सब क्विक कॉमर्स में आते हैं। ठीक है, रैपिड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। ई कॉमर्स में क्या होता था कि जनरली 3 से 4 दिन लगते थे, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, 3 से 4 दिन लगते थे गुड्स डिलीवर करने में। बट क्विक कॉमर्स की वजह से ये चीज़ें विद इन एन आवर और लेस हो गया है। ठीक। तो ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ क्विक कॉमर्स क्या है, जैसे इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट एंड स्मार्टफोन, कंज्यूमर जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक। राइजिंग सोशल मीडिया, जो ब्रांड्स है वो कोलैबोरेट कर रही हैं सोशल मीडिया से, ताकि लार्जर ऑडियंस बेस को अट्रैक्ट करा जा सके थ्रू इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब। ठीक है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर्स भी चेंज हो रहा है, जैसे यंगर जनरेशन आर मोर टेक शैवी और प्रायोरिटाइज करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स बढ़ रही है चीज़ें। फेवरेबल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे कि यूपीआई पेमेंट, भारत नेट एंड रुपे, ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक। डार्क स्टोर क्या होता है, जैसे कि कभी कभी देखा होगा कि रात में पिज्ज़ा पैक हो रही है बट उसका कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं है, वो केवल ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ही बना है, सोलली यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑनलाइन ऑर्डर्स, उसको कहते हैं डार्क स्टोर। अन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्विक कॉमर्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे कि डेमोग्राफी जो है प्रेफरेंस कर रही है कि ऑनलाइन इम्पल्सिव बाइंग कर रही है, जैसे साइकोलॉजी को ट्रिगर करा जा रहा है ताकि मोर एंड मोर परचेजिंग बढ़े। फिर सोशल सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, जैसे गिग वर्कर्स को कुछ कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा है जो 10 मिनट डिलीवरी प्रॉमिस करती है, तो एक तरह से ये सेफ्टी कंसर्न आ जाता है जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं। फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीज कंजेशन ऑन रोड। ठीक है, ये सब चीज़ें पॉइंट आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इसको बस एक बार रीड करना है, बाकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन रिटेल बिजनेस एंड किराना स्टोर्स, रिटेलर्स आर फेसिंग चैलेंजेस,
जैसे कि वो श्रिंक हो रहा है क्योंकि लोग जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग पे। ठीक है। फिर स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस, अब जो जो सिचुएशन जो जो कंसर्न थे वो सब यहाँ पे एड्रेस कर दो, तो वही फिर राइट बैलेंस हो जाएगा। ये भी ब्रेनस्टॉर्म करिए, जनरेट करिए पॉइंट्स खुद से। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एविएशन सेफ्टी। तो रिसेंटली क्या हुआ कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, AAIB, ये एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दी है, इन्वेस्टिगेशन इनटू फैटल प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद। ठीक। इट प्रोवाइड डिटेल ऑन टाइमिंग ऑफ मिड डे कॉल मेड बाय द पायलट। मिड डे कॉल क्या है? मिड डे कॉल एक सिग्नल है जो बताता है लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी रिक्वायर इमीडिएट असिस्टेंस। ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी दी है कि इस फ्रीक्वेंसी पे इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक। नो नीड टू रिमेंबर। देन ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या है? कंप्राइजेज ऑफ टू क्रिटिकल फ्लाइट रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। एक क्या है? फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जो कि फ्लाइट के बारे में है, जैसे कि स्पीड, एल्टीट्यूड, इंजन परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। देन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो ये दोनों मिलके बनते हैं ब्लैक बॉक्स। तो अगर जो क्वेश्चन आ जाए कि ब्लैक बॉक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू विच, तो आपको पता होना चाहिए कि एविएशन सेफ्टी से रिलेटेड है। फिर इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली। ठीक। 50% ऑफ पायलट इन इंडिया आर वुमेन। ग्लोबल एवरेज कितना है? 5%। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं फॉर एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया, जैसे कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। एक रेगुलेटरी बॉडी है इन फील्ड ऑफ सिविल एविएशन जो प्राइमरी डील करता है सेफ्टी इशूज से। ठीक। और ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑल रेगुलेटरी फंक्शन विद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। इससे कोऑर्डिनेट भी करता है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AERA। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था इस एक्ट से 2008 में। बस इतना याद रखना कि स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक। नेक्स्ट इज ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ये इनिशियली सेटअप हुआ था एज ए सेल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन 1978। बाद में ये एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। ओके। देन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जो ऊपर रिपोर्ट दी है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2012 में एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और अथॉरिटी क्या है? जैसे कि mandate for immediate and unrestricted access to all relevant evidence from any agency or organization without seeking prior consent from judicial body। ठीक, तो ये पावर है किसकी? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की। कोई भी रिलेवेंट एविडेंस किसी भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन से वो ले सकती है बिना प्रायर कंसेंट फॉर जुडिशियल बॉडीज और गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक। और अगर जो कोई सीरियस एक्सीडेंट हो रहा है, ऑल एक्सीडेंट एंड सीरियस एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग एयरक्राफ्ट विथ ऑल अ वेट ऑफ मोर देन 2250 kgs, अगर जो इससे ज़्यादा है तो उसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? AAIB। ठीक। और अगर जो कोई एयरक्राफ्ट है उसका मैक्सिमम वेट जो है 2250 kg से या कम है तो उसको कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। ओके। फिर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ दिया है। ये सेटअप हुआ था 1944 बाय कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है। 193 मेंबर हैं, इंडिया इसका मेंबर है। दैट्स इट। बाकी ये कुछ दिए हुए चैलेंजेस, रिकमेंडेशन, ये बस पढ़ने के लिए। ठीक है। बाकी इसको फिल्टर आउट कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज एसेट मोनेटाइजेशन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ आउटलाइंड इट्स स्ट्रेटजी टू मोनेटाइज एसेट। ठीक है। टू अनलॉक वैल्यू एंड इंक्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर डेवलपिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है। तो NHI कोई स्ट्रेटजी आउटलाइन करिए, उसके बारे में देखते हैं। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाई अनलॉकिंग इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अंडर यूटिलाइज पब्लिक एसेट। सपोज एक स्टेडियम है। हम्म। ठीक। गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट उससे काफ़ी बेनिफिट नहीं ले पा रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको किसी प्राइवेट को लीज कर देगी और प्राइवेट जो है गवर्नमेंट को पैसा दे देगा। ठीक। और ये जो स्टेडियम है ये सेल नहीं हो रहा है, ये लीज आउट हो रहा है कुछ साल के लिए। एक स्पेसिफाइड टाइम होगा, उसके बाद वो फिर से गवर्नमेंट के पास आएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा फंड जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। तो इसी को कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। नीड फॉर एसेट मोनेटाइजेशन क्या है? ब्रिजिंग द इन्वेस्टमेंट गैप। ठीक।
जो इन्वेस्टमेंट गैप है, फंडिंग जनरेट होगी इससे, एसेट मोनेटाइजेशन से, तो उससे गैप जो है, ब्रिजिंग इन्वेस्टमेंट गैप रिड्यूस होगा। फिर ओवरकमिंग पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंसी, जैसे पब्लिक सेक्टर में मैनेजेरियल और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है, और प्राइवेट सेक्टर में मैनेजेरियल एफिशिएंसी और एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इससे जो है पब्लिक सेक्टर की जो इनएफिशिएंसीज है उसको ओवरकम करा जा सकता है। देन अनलॉकिंग वैल्यू फ्रॉम ब्राउनफील्ड एसेट, जैसे जो ब्राउनफील्ड एसेट है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैं उसमें अनलॉक करती है। ठीक। फिर इन्हांसिंग ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर जो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लॉजिस्टिक्स कम आएगा, जिससे एफडीआई बढ़ेगी, एफडीआई बढ़ेगी तो फॉरेक्स फॉरेक्स जनरेट होगा। ठीक। ओके। फिर मॉडल ऑफ एसेट मोनेटाइजेशन इन इंडिया, जैसे कि टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल है। ठीक। ऑपरेट करेंगे फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा ये। Concessionaries pays a lump sum amount in the beginning and undertake the operation and maintenance obligation। ठीक है। डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, डिज़ाइन भी प्राइवेट एंटिटी करेगी, बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड लास्ट में एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या है, एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है दैट रेजेस फंड फ्रॉम इन्वेस्टर बाय इशूइंग यूनिट्स, और ये रेगुलेटेड होता है बाय सेबी। ठीक। एक क्वेश्चन आया था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इन्वेट्स 2023 में, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू कि इंटरेस्ट इनकम जो इन्वेस्ट जनरेट कर रही है वो डिवाइडेड होगा इनके इन्वेस्टर में, दैट इज टैक्सेबल बट द डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल। अब ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में पूरे इन्वेट्स की साइट पे चले जाइए, सब कुछ ढूंढ लीजिए, बट ये नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है। तो यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक था कि इंटरेस्ट इनकम जनरेटेड बाय इन्वेस्ट इज डिवाइडेड टू इट्स इन्वेस्टर दैट इज टैक्सेबल, यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। बट एग्जामिनर को इस स्टेटमेंट को गलत बनाना था, तो एब्सोल्युटली गलत बनाएगा, तो वो ऐड कर दिया कि बट द डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल। तो ये आपका एप्टीट्यूड का पार्ट है। स्मार्ट स्टडी ठीक है, बट साथ साथ आपको एप्टीट्यूड भी डेवलप करना पड़ेगा एज पर पी वाई क्यू, और वो कहाँ से होगा, पी वाई क्यू से ही होगा। ठीक है। ठीक है। तो इट इज़ ए पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट रेज फंड फ्रॉम इन्वेस्टर बाई इशूइंग यूनिट्स, और ये रेगुलेट किसके द्वारा होता है, बाई आरबीआई। ओके। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, इसमें पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, बट ये रियल एस्टेट में केवल इन्वेस्ट करता है। ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म लीज, एसेट कंसेशन। ठीक है। इनिशिएटिव फॉर एसेट मोनेटाइजेशन इन इंडिया, जैसे कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इट एम्स टू जनरेट 6 लाख करोड़ बाय रिलीजिंग आउट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट ओवर द कोर्स ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है। तो एक तरह से फंड जनरेट हो गई इस पॉलिसी से। ठीक है। फिर नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, इट इज़ 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ठीक है। तो बस इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, इट इज़ 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। ठीक। फिर एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड, इट ट्रैक्स द प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड विजिबिलिटी टू इन्वेस्टर्स। ठीक है। फिर कुछ इंप्लीमेंट्स दिए हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन दिया है, मन हो तो एक बार पढ़ लीजिए, अदरवाइज लीव इट। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आरबीआई बुलेटिन रिपोर्ट है 2025 का, इसमें इंडियाज नेट एफडीआई इनफ्लो फेल बाई 96% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है। डिस्पाइट राइज इन इट्स ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो, ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज हुआ है, बट नेट एफडीआई इनफ्लो फेल बाई 96%। नेट एफडीआई क्या होता है, इनवर्ड माइनस आउटवर्ड। इनवर्ड जो एफडीआई इंडिया में आई है, एंड आउटवर्ड जो ऐसे एफडीआई दूसरे कंट्री में गई है इंडिया से। ठीक। तो इस साल जो है आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है, जो इंडिया से एफडीआई गई है वो इंक्रीज हुई है। इसकी वजह से
नेट एफडीआई इनफ्लो फेल हुई है, ठीक है। ओके, फिर एफडीआई क्या होता है? इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बाई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इन एन अनलिस्टेड कंपनी। कोई एक फॉरेन इन्वेस्टर है जो इंडिया के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से इन्वेस्ट कर रहा है अनलिस्टेड कंपनी में, वो एफडीआई होगा। और 10% और मोर ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन फुल्ली डायल्यूटेड बेसिस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो या तो अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है या लिस्टेड कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो एफडीआई ट्रीट होगा इंडिया में। एफडीआई क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में होता है, ठीक। 90% ऑफ एफडीआई इन इंडिया इज नाउ अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऐसे डाटा बस याद रखें कि 90% से ज़्यादा एफडीआई इंडिया में ऑटोमेटिक रूट से आती है, ठीक है। फिर ग्रॉस एंड नेट एफडीआई। ग्रॉस एफडीआई, टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटीज डायरेक्टली इनटू प्रोडक्टिव एसेट ऑफ इंडिया। नेट एफडीआई क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इनवर्ड एफडीआई फ्लो एंड आउटवर्ड एफडीआई फ्लो, ये बता चुका है, ठीक है। फिर एंट्री रूट्स क्या है? जैसे कि ऑटोमेटिक रूट्स। ऑटोमेटिक रूट्स में क्या होता है कि प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल ऑफ सेक्टर विद 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट। कौन कौन से सेक्टर है जो ऑटोमेटिक रूट में है? जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कोल एंड लिग्नाइट, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल नेचुरल गैस, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल पार्क, टेलीकॉम सर्विसेज, ट्रेडिंग, ठीक है। गवर्नमेंट रूट से क्या होता है? प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, गवर्नमेंट से पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई प्रोहिबिटेड सेक्टर इन इंडिया, जैसे कि लॉटरी बिजनेस, ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड, निधि फंड, ये सब जो है यहाँ पे प्रोहिबिटेड है एफडीआई। फिर की स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू एफडीआई इन्फ्लो इन इंडिया। ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आ रही है? तो सिंगापुर से, दैट इज 30%, देन मॉरिशस 17%, यूएसए 11%। तो एक ट्रेंड याद रखना है, परसेंटेज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक ट्रेंड याद रखना है कि सबसे ज़्यादा सिंगापुर से, देन मॉरिशस, देन यूएसए। किस सेक्टर में एफडीआई इनफ्लो हो रही है? दैट इज सर्विस सेक्टर में 19% सबसे ज़्यादा, देन कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोइंग एफडीआई इनफ्लो, सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो रहा है, ठीक। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगी इससे, क्योंकि कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज होगा एफडीआई से, ठीक है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है इंडिया की, ये किस रिपोर्ट में है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो इसमें ये बताया ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट इंडिया का इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसी न्यू फैसिलिटी जिसको फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट किया गया है, जिसमें इनपुट कॉस्ट हाई होता है, क्योंकि इसको शुरुआत से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, ठीक। सिमिलरली ब्राउन फील्ड क्या होता है? ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटिटी होती है, पहले से होती है, उसको फिर बाद में कंट्रोल किसी के पास जाता है, ठीक। ओके, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अब अगर जो एफडीआई इंडिया में इंक्रीज होगा तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व कैन कवर 11 मंथ इंपोर्ट्स, ठीक है। 11 महीने के ज़्यादा के इंपोर्ट्स कवर कर सकता है फॉरेक्स रिजर्व। यही 1991 के सिचुएशन में कुछ वीक्स के ही कवर कर सकते थे, फॉरेक्स एकदम कम हो गया था 1991 में, ठीक है। फिर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, इंडिया इज बाय फार द लार्जेस्ट कार्बन क्रेडिट इशूअर, ठीक। अब अगर जो फंड आएगी तो फिर ये सब चीज़ें ध्यान दे लेंगे, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, ये सब इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, इज सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एंड इनोवेशन। ओके, रीज़न फॉर फॉल इन नेट एफडीआई इन इंडिया। अब एफडीआई मैंने बताया ना कि इनवर्ड एफडीआई फ्लो माइनस आउटवर्ड एफडीआई फ्लो, दैट इज नोन एज नेट एफडीआई फ्लो। तो आउटवर्ड, राइजिंग आउटवर्ड इंडियन इन्वेस्टमेंट, ये इंक्रीज हुआ है, इस वजह से नेट एफडीआई फ्लो फॉल हुई है इंडिया में, ठीक है। फिर लिबरलाइज्ड पॉलिसी, जैसे कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस 2022 में, ये अलाउ करिए इंडियन एंटिटीज एंड इंडिविजुअल को टू इन्वेस्ट इन फॉरेन एंटिटीज विथ ग्रेटर ईज एंड फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन, जिससे इंडियन एंटिटीज और इंडिविजुअल फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो इस वजह से इंक्रीज हुई है आउटवर्ड इंडियन इन्वेस्टमेंट। फिर इंक्रीज इन रिपेट्रिएशन, आरबीआई हेल्ड दैट it is indicated that manufacturing market and foreign investor can enter and exit smoothly, ठीक।
तो अगर जो एग्जिट स्मूथली कर ले रहा है तो फिर एंट्री और एग्जिट स्मूथ हो गई, जिससे जो है फॉल हो गया नेट एफडीआई में। फिर अदर रिस्क है, बस एक बार रीड कर लीजिएगा, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। फिर इनिशिएटिव टेकन टू बूस्ट एफडीआई इन इंडिया, क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ली है टू बूस्ट एफडीआई इन इंडिया, जैसे कि सेक्टोरल रिफॉर्म इन एफडीआई पॉलिसी वी आर टेकन इन वेरियस सेक्टर, जैसे कि डिफेंस, इंश्योरेंस, पेट्रोलियम, गैस एंड टेलीकॉम। ठीक है। यूनियन बजट 2025 अनाउंस द इंक्रीज इन एफडीआई सेक्टोरल कैप फॉर इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम 74% टू 100%। ठीक। ठीक है। तो ये और ईज कर दिया पॉलिसी को। फिर इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जैसे कि जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023 ये आया था। पहले क्या होते थे, पीटी क्राइम्स अगर जो होते थे, पीटी ऑफेंसेस, वो भी उससे भी क्रिमिनल ऑफेंसेस में आ जाता था वो। बट थ्रू दिस एक्ट ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया 183 प्रोविजंस को अक्रॉस 42 सेंट्रल एक्ट्स। ठीक। तो इससे क्या हुआ, इससे इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ। फिर प्रमोशन एग्रीमेंट, जैसे कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद किर्गिस्तान 2019 में साइन हुआ था, अभी इफेक्ट में आ गया 2025 में। ऐसे ही यूएई के साथ है, देन उज्बेकिस्तान। तो इससे क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आ रहे हैं। हम्म। ठीक। फिर क्या है, फिर लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। अभी इंडिया की लॉजिस्टिक्स कितने परसेंट है, दैट इज अराउंड 13 to 14%। टारगेट कितना है, अराउंड 8 to 9%। ठीक। ओके। ठीक है। फिर वे फॉरवर्ड बस रीड कर लीजिएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक। थैंक यू।